आज हम लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही असरदार कहानी द डेथ ऑफ इवान इलिच पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये कहानी 19वीं सदी के एक रूसी जज के बारे में है, लेकिन इसका असल मतलब सिर्फ मौत को समझना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सवाल पूछना है कि हम अपनी जिंदगी जी कैसे रहे। बिल्कुल। और कहानी का जो केंद्रीय विरोधाभास है वो टॉल्स्टॉय ने शुरुआत में ही बता दिया है। वो इवान इलिच के जीवन को कहते हैं सबसे साधारण, सबसे सामान्य और इसीलिए सबसे भयानक। यही बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। एक सामान्य जीवन भयानक कैसे हो सकता है? हाँ, और यही सवाल इस कहानी की आत्मा है। और कहानी की शुरुआत भी किसी सदमे से कम नहीं है। इवान इलिच की मौत की खबर जब उसके दफ्तर के साथियों को मिलती है तो किसी को दुख नहीं होता। नहीं, पहला ख्याल दुख का नहीं है। पहला ख्याल ये आता है कि अब किसकी तरक्की होगी, किसका तबादला होगा। हाँ, कोई अपनी तनख्वाह का हिसाब लगा रहा है, कोई सोच रहा है कि अब साले की नौकरी लग जाएगी। मतलब एक इंसान की मौत उनके लिए बस एक अवसर है। बस एक अवसर। और ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये दिखाता है कि उस समाज में रिश्ते भी एक तरह का लेन देन बन चुके थे। टॉल्स्टॉय यहीं से उस खोखलेपन की परतें खोलना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि उसका सबसे करीबी दोस्त जो अंतिम संस्कार में जाता है वो भी अंदर से सोच रहा है कि यहाँ से जल्दी निकलकर रात में ताश खेलने कैसे पहुंचा जाए। सब कुछ एक रस्म है, एक दिखावा। बिल्कुल। तो फिर ये इवान इलिच था कौन, जिसका जीवन इतना साधारण और भयानक था? देखिए, इवान की जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य था, एक ऐसा जीवन जो आसान हो, सुखद हो और समाज की नजरों में आप कह सकते हैं इज्जतदार हो। बचपन से ही वो उन लोगों की तरफ खिंचता था जो ऊंचे पदों पर थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई कीड़ा रोशनी की तरफ खिंचता है। तो उसने अपने करियर में, अपनी शादी में, हर चीज में बस इसी बात का ख्याल रखा। हर चीज में कि बड़े लोग क्या करते हैं, समाज क्या सोचेगा। उसकी अपनी कोई ख्वाहिश या पसंद नहीं थी, सब कुछ समाज की मंजूरी के लिए था। लेकिन एक मिनट, क्या ये इतना भी असामान्य है? आज भी तो ज्यादातर लोग एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी ही चाहते हैं। तो टॉल्स्टॉय के हिसाब से इवान की गलती क्या थी? सवाल बहुत अच्छा है। दिक्कत इज्जतदार जिंदगी चाहने में नहीं है, दिक्कत यह है कि इवान के लिए इज्जत का मतलब सच्चाई या अच्छाई नहीं था, बल्कि सिर्फ दिखावा था। अच्छा। उसकी शादी को ही ले लीजिए, उसने प्रोस्कोविया से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उसे प्यार था। तो फिर क्यों की? क्योंकि उसके सर्कल यानी उसके सामाजिक दायरे के लोगों को यह रिश्ता सही लगा। उसे लगा कि ये शादी उसके सुखद जीवन के खाके में एकदम फिट बैठेगी। पर असलियत में ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। शादी के बाद, खासकर जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई, तो जिंदगी मुश्किल होने लगी। झगड़े, शिकायतें, तनाव। और यहीं इवान ने वो रास्ता अपनाया जो उसकी पूरी जिंदगी का पैटर्न बन गया। हाँ, जब भी असल जिंदगी की मुश्किलें सामने आईं, वो उनसे भाग गया। कैसे? उसने खुद को अपने दफ्तर के काम में डुबो दिया। उसने अपने काम को एक अलग सुरक्षित दुनिया बना लिया। एक सुरक्षित दुनिया है ना, जहाँ घर की परेशानियां ना हो। बिल्कुल। दफ्तर में उसके पास ताकत थी, सम्मान था और सब कुछ नियमों के हिसाब से चलता था। घर की भावनाओं और अनिश्चितताओं से ये दुनिया बहुत बेहतर थी। तो उसने अपनी जिंदगी के दो हिस्से कर लिए, एक सार्वजनिक जो सफल और चमकदार था, और एक निजी जो बोझ बन चुका था। और इन दोनों के बीच कोई सच्चा जुड़ाव नहीं था। तो एक तरफ ये एकदम परफेक्ट समाज के हिसाब से बनी बनाई जिंदगी है। हाँ। लेकिन इस परफेक्ट दुनिया में दरार कहाँ से आती है? क्योंकि आती तो है। आती है। और वो भी एक बहुत ही मामूली सी घटना से। हाँ, और यही टॉल्स्टॉय की कला है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं। इवान अपने नए घर में पर्दे टांगने के लिए एक डेकोरेटर को कुछ समझा रहा था। वो दिखाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा, पैर फिसला और उसकी कमर में खिड़की के नॉब से चोट लग गई। बस एक छोटी सी बेमतलब सी चोट। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब पूरी जिंदगी को उलटने वाली घटना कोई बड़ा हादसा या बीमारी नहीं, बल्कि घर में पर्दे टांगते हुए एक मामूली सी चोट है। बिल्कुल। और वो मामूली चोट एक लगातार बने रहने वाले दर्द में बदल जाती है। जब वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाता है तो एक और अजीब चीज होती है। कोई भी डॉक्टर उसके असल सवाल का जवाब नहीं देता। और उसका सवाल क्या था? इवान बस ये जानना चाहता है, मेरी हालत खतरनाक है या नहीं। लेकिन डॉक्टर उसे बस मेडिकल जार्गन में उलझा देते हैं। फ्लोटिंग किडनी है या अपेंडिसाइटिस है। उसके डर को नहीं देख रहे। उसके डर को नहीं, सिर्फ उसकी बीमारी को एक केस की तरह देख रहे हैं। और इसमें एक भयानक विडंबना छिपी है ना? हाँ, यही सबसे बड़ी विडंबना है। डॉक्टर इवान के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव कर रहे थे जैसा इवान एक जज के तौर पर अदालत में मुल्जिमों के साथ करता था। एक औपचारिक, ठंडा और बेपरवाह रवैया। बिल्कुल। वो सिर्फ कानूनी दांवपेच देखता था, इंसान के दुख या डर को नहीं। आज वो खुद उसी व्यवस्था का शिकार बन गया था जिसे उसने पूरी जिंदगी मजबूत किया था। उससे पहली बार महसूस हुआ कि उस ठंडेपन के दूसरी तरफ होना कैसा लगता है। हाँ, और यहीं से उस झूठ का सिलसिला शुरू होता है जो इवान को उसकी शारीरिक पीड़ा से भी ज्यादा तकलीफ देता है। ये झूठ क्या था? सब ऐसा दिखावा करते हैं कि वो बस बीमार है और जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा। और ये झूठ सिर्फ दिलासा देने वाला झूठ नहीं है, ये एक सामाजिक समझौता है, एक पूरी की पूरी व्यवस्था है जो मौत की भयानक सच्चाई को नकारने पर बनी है। उसकी पत्नी, उसके दोस्त सब जानते हैं कि वो मर रहा है। सब जानते हैं, पर सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे ये कोई मामूली बात हो। कोई उसकी दवा की बात करता है, कोई उसके आराम की, लेकिन कोई उसकी आंखों में देखकर ये नहीं कहता कि हाँ, मैं तुम्हारा डर समझता हूं। तो ये झूठ असल में इवान को तसल्ली देने के लिए नहीं है। नहीं, ये बाकी लोगों को अपनी सहूलियत के लिए है, ताकि उन्हें मौत जैसी असहज चीज का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। यही दिखावा इवान को अंदर से खाई जाता है।
उसे इस नाटक में हिस्सा लेने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन इस झूठ के समंदर में एक सच का टापू भी है। हाँ, गेरासिम। गेरासिम, जो बटलर का एक सहायक है, एक साधारण देहाती लड़का। वही अकेला है जो इवान को सच में आराम दे पाता है। ऐसा क्यों? गेरासिम का किरदार इसलिए इतना अहम है क्योंकि वो उस प्राकृतिक और सच्ची जिंदगी का प्रतीक है जिससे इवान और उसका पूरा समाज कट चुका था। वो किसान है, जमीन से जुड़ा है। तो उसके लिए मौत एक सच्चाई है। एक स्वाभाविक सच्चाई है, कोई शर्मनाक चीज नहीं जिससे छुपाया जाए। जब वो इवान के पैर अपने कंधों पर रखकर घंटों बैठा रहता है तो उसमें कोई घेन या दिखावा नहीं होता। और वो कहता भी है ना, वो साफ साफ कहता है, हम सबको एक दिन मरना ही है, तो थोड़ी सेवा करने में क्या हर्ज है। उसकी सीधी सच्ची सहानुभूति उस बनावटी दुनिया का बिल्कुल उल्टा है जिसमें इवान रहता था। और इसी दर्द और अकेलेपन के बीच इवान की सोच एक बहुत ही गहरे और भयानक रास्ते पर निकल जाती है। हाँ, वो अपनी पूरी जिंदगी को याद करने लगता है और उसे ये देखकर हैरानी होती है कि उसकी जिंदगी में सच्चे सुख के पल बहुत कम थे और वो भी ज्यादातर बचपन के थे। तो जैसे जैसे वो समाज की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे असल जिंदगी का रस खत्म होता गया। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी नीचे की तरफ जा रही थी जबकि समाज की नजरों में वो ऊपर जा रहा था। सब कुछ नकली लगने लगता है। और फिर एक रात वो सवाल उसके दिमाग में कौंधता है जो शायद मौत का सबसे बड़ा डर है। क्या होगा अगर मेरी पूरी जिंदगी ही गलत रही हो? ये एहसास तो किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा भयानक होगा। बहुत ज्यादा। ये सोचना कि जिस जिंदगी को बनाने में आपने 45 साल लगा दिए, जिसे आपने सही और इज्जतदार माना, वो असल में एक धोखा थी, एक व्यर्थ का काम था। वो चीजें जिन्हें उसने नजरअंदाज किया, सच्चे रिश्ते, प्यार, सहानुभूति, शायद वही असली थी। और जिन्हें उसने हासिल किया, पैसा, रुतबा, दिखावा, वो सब नकली था। उस इंसान पे क्या गुजर रही होगी ये सोचना भी मुश्किल है। पूरी जिंदगी की नींव ही हिल गई। बिल्कुल। और कहानी के अंत में ये मानसिक पीड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। वो 3 दिनों तक लगातार चीखता रहता है। टॉल्स्टॉय उस अनुभव का वर्णन एक काले बोरे के रूप में करते हैं ना। हाँ, इवान को लगता है कि उसे एक तंग, गहरे काले बोरे में धकेला जा रहा है और वो उसके तल तक नहीं पहुंच पा रहा। वो संघर्ष कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, पर बाहर नहीं निकल पा रहा। ये काला बोरा क्या है? क्या ये सिर्फ मौत का डर है? ये सिर्फ मौत का डर नहीं है, ये इस सच को स्वीकार न कर पाने का संघर्ष है कि उसने एक गलत जिंदगी जी है। अच्छा। उसका अहंकार, उसकी ये धारणा कि मैंने सब कुछ सही किया, यही चीज उसे उस बोरे के तल तक पहुंचने से रोक रही है। तो वो अपनी जिंदगी के झूठ से चिपका हुआ है। हाँ, और यही चीज उसकी पीड़ा को और बढ़ा रही है। जब तक वो ये नहीं मानेगा कि उसकी जिंदगी गलत थी, तब तक वो उस बोरे से आजाद नहीं हो सकता। लेकिन फिर आखिरी पलों में कुछ बदलता है। हाँ, एक चमत्कार जैसा होता है। क्या होता है? उसके चीखने चिल्लाने के बीच उसका छोटा बेटा वास्या चुपके से कमरे में आता है। वो डरा हुआ है। वो अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे चूमता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वो आंसू सच्चे हैं, उनमें कोई दिखावा नहीं। कोई दिखावा नहीं। और उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ? उस बच्चे की सच्ची हमदर्दी देखकर इवान के अंदर पहली बार किसी और के लिए दया का भाव जागता है। उसका ध्यान अपनी पीड़ा से हटकर अपने बेटे और पत्नी के दुख पर जाता है। वो उनके लिए दुखी होता है। हाँ। और जैसे ही वो अपने मैं से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोचता है, उसका संघर्ष खत्म हो जाता है। तो वो जो रोशनी देखता है, मौत खत्म हो गई, वो कहता है अब मौत नहीं है। ये क्या था? जैसे ही उसका अहंकार टूटता है और वो प्यार और दया को महसूस करता है, वो उस काले बोरे से बाहर निकल जाता है। दर्द, डर सब गायब हो जाते हैं। और मौत की जगह उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। एक रोशनी। उसे आजादी महसूस होती है। उसका आखिरी ख्याल होता है, कितना आनंद। ये वो आनंद है जो उसे अपनी 45 साल की सही जिंदगी में कभी नहीं मिला। उसे अपनी मौत में जिंदगी का असल मतलब मिल जाता है। हाँ। तो इवान इलिच की ये कहानी आखिरकार हमें सिखाती क्या है? इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि एक प्रामाणिक, एक सच्ची जिंदगी का विकल्प मौजूद है। कहानी हमें ये नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। इवान की त्रासदी ये नहीं थी कि वो मर गया, मौत तो सबको आनी है। उसकी त्रासदी ये थी कि उसने कभी सच में जिया ही नहीं। उसे अपनी जिंदगी की कीमत मौत के दरवाजे पर पहुंचकर समझ आई। बिल्कुल। और आखिरी पलों में उसे जो मुक्ति मिली वो दूसरों के लिए करुणा महसूस करने से मिली। जब उसने खुद के दर्द के बारे में सोचना बंद कर दिया, तभी उसका दर्द खत्म हुआ। एकदम सही। और ये कहानी हमारे लिए एक बहुत जरूरी विचार छोड़ जाती है। ये हमें पूछने पर मजबूर करती है, हमारी अपनी जिंदगी में इवान इलिच क्या है? वो कौन सी सतही चीजें या सामाजिक दिखावे हैं जो हमें एक सच्ची जिंदगी जीने से रोकते हैं? हम सब अपनी अपनी सीढ़ियों पर चढ़ आए हैं, करियर, पैसा, शोहरत। लेकिन टॉल्स्टॉय हमसे पूछते हैं, रुक कर एक बार देख तो लो, तुम्हारी सीढ़ी सही दीवार पर लगी भी है या नहीं? और क्या हम इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने आखिरी पलों का इंतजार करेंगे?